Hi everyone, this is Hina and today we are going to discuss Article 20. Article 20 एक बहुत ही छोटा टॉपिक होगा मगर ये बहुत रेलेवेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स दे रहे हैं, आप सब्जेक्टिव एग्जाम्स दे रहे हैं, दोनों ही एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज फॉर्म में आ जाते हैं, सब्जेक्टिव में इसके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाता है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल 20 in detail today. So let's get started. Article 20 covers three different aspects of law. It is divided into three subsections. Sub clauses इसके तीन सब clauses में इसको divide किया गया है. जो पहला सब clause है वो ex post facto laws को डिस्कस करता है. जो सेकंड है वो डबल जेपडी को डिस्कस करता है और जो तीसरा है उसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन से एसोसिएट किया जाता है. हम एक एक टॉपिक को पिक करेंगे और आर्टिकल 20 को समझेंगे. सबसे पहले शुरू करते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज के साथ. आर्टिकल 20 क्लॉज 1 कहता है नो पर्सन, दैट मीन्स पर्सन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, बी इट सिटीजन और नॉन सिटीजन. No person shall be convicted of any offence except for violation of the law in force at the time of the commission of the act charged as an offence. तो सबसे पहला पॉइंट तो है ये. दूसरा, nor be subjected to a penalty greater than which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence. यानी एक तो ऑफेंस की बात करता है, दूसरा बात करता है पेनल्टी की. इसको समझते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है. एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ होता है वो लॉज जिसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया जा सके. रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है पीछे से. ठीक है. तो आर्टिकल 20 जो है 21 एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ को प्रोहिबिट करता है. यानी कि क्रिमिनल केसेस में आप अगर कोई नई लॉ बना रहे हैं तो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली आप अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है. दो केसेस में. ठीक है. ऑफेंस के केस में और इनहैंस्ड पेनल्टी. पहले ऑफेंस को समझते हैं. मान लीजिए कि एक पर्सन है ए, उसने 2010 में एक एक्ट किया. ठीक है. हाइपोथेटिकली मान लेते हैं उसने बी के घर से किसी चीज को की चोरी की, उसने थेफ्ट किया. और हाइपोथेटिकल सिचुएशन है तो थेफ्ट जो है वो 2010 में सिर्फ एक एक्ट था, यानी जस्ट एन एक्ट. थेफ्ट को ऑफेंस डिक्लेयर नहीं किया गया. ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ आपने याद रखना है, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. ओके. सो फॉर एग्जांपल ए ने 2010 में बी के घर से उसकी मान लीजिए घड़ी थी, उसकी वॉच थी, उसको लेकर आ गया और 2010 में इस तरीके के एक्ट को ऑफेंस डिक्लेयर नहीं किया गया, तो ये सिर्फ अब एक एक्ट है. 2015 में पार्लियामेंट ने लॉ बना दी कि अगर कोई किसी की परमिशन के बिना किसी की चीज को उठाएगा तो उसको थेफ्ट माना जाएगा और उसको ऑफेंस डिक्लेयर किया और उसमें पनिशमेंट दे दी. उस एक्ट को पनिशेबल बना दिया. अब ये जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाई है ये 2015 में बनाई और ए ने एक्ट किया 2010 में. अब अगर बी ए पे केस करना चाहता है एक ऐसे एक्ट के लिए जो 2010 में किया गया है तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो लॉ है ये रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल नहीं हो सकती है. आर्टिकल 20 क्लॉज 1 उसको प्रोहिबिट करता है. तो ऑफेंसेस पे ये ऐसे एप्लीकेबल है. यानी कि एक पर्सन को आप तभी कन्विक्ट कर सकते हो अगर देयर इज अ वायलेशन ऑफ लॉ, अगर वो लॉ को वायलेट कर रहा है. लेकिन 2010 में तो ऐसी कोई लॉ ही नहीं थी तो उसने वायलेट भी नहीं की. ओके. तो उसको आप पनिशमेंट नहीं दे सकते.
और क्योंकि जो क्रिमिनल लॉज हैं वो एक्स पोस्ट फैक्टो नहीं लग सकती है, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लग सकती, वो हमेशा प्रोस्पेक्टिवली लगती है, आगे के लिए लगाई जाती है। सिविल लॉज ऑन द अदर हैंड कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव, वो पीछे के डेट से एप्लीकेबल हो सकती है, मगर क्रिमिनल लॉ एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट लाइन हमने पढ़ी थी, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। तो कमीशन ऑफ द एक्ट का जो टाइम था वो क्या है, 2010। तो 2010 में तो वो लॉ थी ही नहीं, इट वाज देयर वाज नो लॉ रिलेटेड जो मना करती कि भाई इस तरीके का आप एक्ट करेंगे तो वायलेशन ऑफ लॉ माना जाएगा, इसीलिए ए को पनिशमेंट नहीं मिल सकती थी। ओके, तो ये तो हो गया आपका पहला पार्ट कि ये ऑफेंसेस पे कैसे एप्लीकेबल होता है। यानी कि आपको पनिशमेंट सिर्फ तब मिलेगी अगर जब आपने वो एक्ट कमिट किया हो उस वक्त वो एक्ट ऑफेंस भी माना गया है। अगर वो ऑफेंस नहीं माना गया है तो फिर आपको उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ये एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। थेफ्ट इज ऑफ कोर्स एन ऑफेंस डिक्लेयर्ड इन इंडियन पीनल कोड, बट दिस इज I'm just giving you this example so that you'll understand कि ये एप्लीकेबिलिटी कैसे होती है। ठीक है, so अगर आपने जब वो एक्ट कमिट किया, अगर उस वक्त उस एक्ट को लॉ में ऑफेंस डिक्लेयर नहीं किया गया है तो आपको उसके लिए पनिशमेंट नहीं मिल सकती। प्रोटेक्शन कहाँ मिलेगी आपको उस चीज की, आपको उस चीज की प्रोटेक्शन मिलेगी अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 1। ठीक है, ये तो हो गया ऑफेंस। अब दूसरा समझते हैं कि ये पेनल्टीज पे एप्लीकेबल कैसे होगा। अब आप देखिए, मान लीजिए ए है, उसने 2010 में फिर से मान लीजिए चोरी की, थेफ्ट किया, और थेफ्ट इज डिक्लेयर्ड एज एन ऑफेंस, मगर थेफ्ट की जो पनिशमेंट थी 2010 में वो 3 साल तक की लिखी हुई थी। बाद में 2015 में पार्लियामेंट ने पनिशमेंट बढ़ा के 5 साल कर दी। केस 2010 में शुरू हो गया था लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। अब 2016 में कोर्ट जजमेंट देना चाहती है इस ऑफेंस के लिए। तो ये जो पनिशमेंट 2016 में कोर्ट देगी वो 3 साल के हिसाब से देगी। यानी इनहैंस्ड पेनल्टी अगर है तो वो नहीं दे सकती है। आपको पेनल्टी भी वही मिलेगी जो उस वक्त थी जिस वक्त आपने वो एक्ट कमिट किया था। ये दूसरा पार्ट है। तो ऑफेंस और पेनल्टीज पे 20 क्लॉज 1 इस तरीके से एप्लीकेबल होता है। तो इनहैंस्ड पेनल्टी भी अगर पार्लियामेंट दे रही है तो वो भी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकती है, वो भी प्रोस्पेक्टिव ही होगी, आगे लगेगी, पीछे से वो नहीं लगेगी। तो 2010 में तो जिस वक्त आपने ऑफेंस किया होगा उस वक्त जो उसकी पनिशमेंट लिखी हुई है आपको वही पनिशमेंट मिल सकती है, आपको इनहैंस्ड पेनल्टी नहीं दी जाएगी। प्रोटेक्शन आपको कहाँ मिल रही है, आपको आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन मिल रही है। ओके, सो दोबारा इस पूरे आर्टिकल का जो फर्स्ट क्लॉज उसको पढ़ते हैं। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ द लॉ। सिर्फ लॉ की वायलेशन के लिए होगा। कब, इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट, जब आपने एक्ट किया अगर उस वक्त वो लॉ के थ्रू डिक्लेयर किया गया है एज एन ऑफेंस और आपने लॉ को वायलेट किया है, सिर्फ और सिर्फ तभी आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अगर वो उस वक्त ऑफेंस की तरह डिक्लेयर्ड नहीं था तो आप आर्टिकल 21 का प्रोटेक्शन ले सकते हैं। दूसरा, नॉर बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी greater than that which might have been inflicted under the law in force at the commission of the offense। तो जब आपने ऑफेंस को कमिट किया था उस वक्त जो पेनल्टी लिखी हुई थी लॉ में आपको वही पेनल्टी मिलेगी। अगर बाद में वो लॉ को बदल के इनहैंस्ड पेनल्टी, ग्रेटर पेनल्टी डाल दी है उस ऑफेंस के लिए तो आपको वो पेनल्टी नहीं मिलेगी। तो कंक्लूजन क्या है कि क्रिमिनल लॉ में जब तक एक एक्ट को ऑफेंस की तरह डिक्लेयर नहीं किया गया है यू कैन नॉट बी पनिश्ड। और जब अगर ऐसा हुआ भी है, आपने ऑफेंस कमिट भी किया है तो आपको उतनी ही पेनल्टी मिलेगी जितनी उस वक्त लिखी हुई है जिस वक्त आपने एक्ट किया।
इनहैंस्ड पेनल्टी आपको नहीं मिलेगी। तो ग्रेटर पेनल्टी अगर बाद में ऐड हुई है तो वो प्रोस्पेक्टिव है, वो आगे आने वाले जो केसेस होंगे उस पे एप्लीकेबल होगी। पहले से अगर कोई केस चल रहा है तो उस पे वो एप्लीकेबल नहीं होगी। आपको पेनल्टी उतनी ही मिलेगी जितनी आपने एक्ट को करते वक्त जितनी लिखी हुई थी उतनी ही, उससे ज्यादा आपको पेनल्टी नहीं दी जाएगी। दिस इज आर्टिकल 21। सो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, और ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस को प्रोहिबिट करता है। सो इट इज नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। ठीक है, तो पास्ट से यानी रेट्रोस्पेक्टिवली क्रिमिनल लॉज एप्लीकेबल नहीं होते। दूसरा पॉइंट यहाँ पे याद करने का वो ये है कि ये जो लिमिटेशन है ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉज पे एप्लीकेबल है, सिविल लॉज पे नहीं है। यानी कि सिविल लॉज जो होती हैं वो रेट्रोस्पेक्टिवली भी एप्लीकेबल हो सकती है। ठीक है, और वैसे भी यहाँ पे जो वर्ड यूज किए गए हैं वो ऑफेंस वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, सो ऑफेंस इज द क्रिमिनल लॉ टर्म। सो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्रिमिनल लॉ में प्रोहिबिट करता है, सिविल लॉ में प्रोहिबिट नहीं करता। This is ex post facto law and Article 20 clause 1 prohibits ex post facto laws, यानी criminal laws को की जो applicability है उसको वो retrospectively applicable होने के लिए forbid करता है, prohibit करता है। So अगर ऐसा होता है तो accused जो होगा उसको protection कहाँ मिलेगी? Article 20 clause 1 में protection मिलेगी। Okay. Now Article 20 clause 2, ठीक है, 2 से हम ये भी याद रख सकते हैं डबल जेपडी का कॉन्सेप्ट को ये डिस्कस करते हैं। सो 2 इज डबल आल्सो, तो वी कैन इजीली रिमेंबर, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एक्चुअली ऐसे पूछा गया है कि डबल जेपडी इज मेंशन्ड अंडर व्हिच क्लॉज ऑफ आर्टिकल 20। सो आपको ऑप्शन में आ जाएगा 21, 2 या 3। तो कंफ्यूजन दूर रखने के लिए इट्स एन इजी वे टू रिमेंबर कि जहाँ पे 2 है तो दैट्स डबल जेपडी। ओके, Double Jeopardy is related to a maxim. It's a very famous maxim and very very important from your examination point of view also. ये maxim देके इसका meaning पूछ लेते हैं तो ये exams के लिए बहुत important है। Nemo debe bis vexari, इसका मतलब है no man shall be punished twice for the same offense. Article 20 clause 2 read करता है no person. So again person word, citizen हो या non citizen हो दोनों पे ये applicable होगा, shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए है, उसने चोरी की बी के घर पे, उसको उसके लिए ट्रायल चला और पनिशमेंट मिल गई, थेफ्ट किया उसने। अब इसी सेम काम के लिए उसको दोबारा पनिशमेंट नहीं मिल सकती, यानी सेम ऑफेंस, यानी थेफ्ट के लिए उसको फिर से पनिशमेंट नहीं मिल सकती। ऑफ कोर्स अगर उसने सी के घर में चोरी की है तो ये अलग नया ट्रायल होगा, सेम पार्टीज हैं, सेम ऑफेंस है, तो यहाँ पे उसको पनिशमेंट नहीं मिल सकती। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो यानी कि किसी भी आदमी को सेम ऑफेंस के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती। तो डबल जेपडी का मतलब ये कि यू कैन नॉट जेपरडाइज समवन फॉर 2 टाइम्स। 2 टाइम के लिए आप उसको ऐसे नहीं कि 2 बार उसको सेम ऑफेंस के लिए आप पनिशमेंट दोगे। ठीक है, लेकिन वर्ड क्या यूज किया गया है? सेम ऑफेंस। अगर थेफ्ट की जगह यहाँ पे उसको हाउस ब्रेक इसके लिए पनिशमेंट दे रहे हैं, मान लीजिए वो रात में उसके घर गया चोरी करने के लिए, उसका हाउस ब्रेक करके गया, सो हाउस ब्रेक के लिए उसको पनिशमेंट मिल सकती है, क्योंकि हाउस ब्रेक सेम ऑफेंस नहीं है, ये डिफरेंट ऑफेंस हो गया। लेकिन सेम ऑफेंस यानी थेफ्ट के लिए उसको दोबारा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब इससे रिलेटेड 2 बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, कई बार आते हैं ये एग्जाम्स में। इससे क्वेश्चन जो एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है हम उसको डिस्कस करते हैं। एक तो केस है मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में जो मकबूल हुसैन है वो गोल्ड लेके आते हैं इंडिया में, और उनका जो गोल्ड है वो जितना अलाउड है उससे ज्यादा उन्होंने कैरी किया था, तो उसको उनके गोल्ड को सीज कर लेते हैं। बट लेटर ऑन उनके ऊपर केस भी चलता है, सूट भी होता है, सूट फाइल होता है। तो वो क्या कहते हैं कि भाई मेरा गोल्ड सीज कर लिया है तो पनिशमेंट मुझे मिल चुकी है,
अब आप दोबारा मुझ पे किसी और एक्ट के अंदर अगर सूट फाइल करेंगे तो वो डबल जेपडी है, आप यू आर पनिशिंग मी फॉर द सेम ऑफेंस, और आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे आर्टिकल 20 क्लॉज 2 की प्रोटेक्शन मिली हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि नो, दिस इज नॉट, वी आर नॉट सीजिंग गोल्ड। जो ये सेसेशन ऑफ गोल्ड है ये पनिशमेंट नहीं है। ठीक है, सो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज पनिशमेंट और डबल जेपडी नहीं मानी जाएगी। तो अगर आपके अगेंस्ट जो ये केस फाइल हुआ है ये लीगल है, इट्स कंप्लीटली वैलिड, एंड आपको आर्टिकल 20 क्लॉज 2 की जो प्रोटेक्शन है वो नहीं मिलेगी। अगला जो इम्पोर्टेंट केस है वो है वेंकट रमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था कि जो अक्यूज था उस पर करप्शन चार्जेस थे और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई और उनको डिसमिस कर दिया था। उसके बाद उनके अगेंस्ट ऑफ कोर्स आईपीसी में केस भी फाइल हुआ। तो जब ये केस फाइल हुआ तो उन्होंने बोला कि मुझे ऑलरेडी डिसमिसल मिल चुका है, तो आई हैव ऑलरेडी बीन पनिश्ड, तो मेरे को पनिशमेंट मिल चुकी है। अगर आप दोबारा मेरे पे जो आईपीसी के अंदर सूट फाइल कर रहे हो तो वो डबल जेपडी है, और वो आर्टिकल 20 क्लॉज को फॉरबिड करता है, प्रोहिबिट करता है, मेरे पास प्रोटेक्शन है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, वो ये थी कि जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज होती हैं जिसमें आपका सस्पेंशन हो जाता है या डिसमिसल हो जाता है, वो पनिशमेंट्स नहीं है, वो प्रोसिक्यूट करके आपको पनिशमेंट नहीं दी गई, किसी जुडिशियल बॉडी ने आपको पनिशमेंट नहीं दी। और आर्टिकल 20 क्लॉज 2 वही पनिशमेंट्स को प्रोटेक्ट करता है जो जुडिशियल बॉडीज ने दी हो, यानी कोर्ट में अगर जो पनिशमेंट्स आपको मिली हो। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं होता, और इसीलिए कोर्ट ने बोला कि अगर आपका डिसमिसल हुआ है उसके बावजूद यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर इंडियन पीनल कोड। ठीक है, और उनको प्रोसिक्यूट किया गया और उनको पनिशमेंट मिली, उनको डबल जेपडी की प्रोटेक्शन नहीं मिली। यानी अगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज के थ्रू यू हैव बीन डिसमिस्ड और आपको सस्पेंशन हो गया या कुछ भी और पनिशमेंट दी है, वो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के हिसाब से पनिशमेंट नहीं है, एंड यू कैन स्टिल बी पनिश्ड फॉर दैट ऑफेंस अंडर कोड ऑफ लॉ। तो जुडिशियल बॉडीज को ही आर्टिकल 20 क्लॉज 2 इंक्लूड करता है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज जो है वो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में इंक्लूडेड नहीं है। ये दोनों इन केसेस में इन्होंने कवर किया था, मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे और वेंकट रमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोनों ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं व्हेन इट कम्स टू डबल जेपडी। डबल जेपडी की जो प्रोविजन है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी अगर आप को मिल जाती है। आर्टिकल 300 क्लॉज 1 जो है वो प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल सॉरी सेक्शन 300 क्लॉज 1, सेक्शन 300 क्लॉज 1 इनफैक्ट कन्विक्शन और अक्विटल दोनों को ही प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और बट आर्टिकल 20 क्लॉज 2 जो है वो कन्विक्शन की बात करता है कि अगर कोई एक बार किसी को एक ऑफेंस के लिए पनिशमेंट मिल गई है, सो दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस। ओके, और यहाँ पे आपने इस चीज पे कंफ्यूज नहीं होना कि अगर ए ने बी के घर में चोरी की है और अब वो सी के घर में चोरी करे तो ये सेम ऑफेंस है। नो, सेम ऑफेंस कब माना जाएगा? अगर ए और बी के सेम पार्टीज हैं, सेम फैक्ट्स हैं और सेम ऑफेंस है, तब आपको आर्टिकल 20 क्लॉज 2 की प्रोटेक्शन मिलती है। मगर आपने थेफ्ट किया और किसी और के घर में किया है तो वो सेम ऑफेंस नहीं है और आप पे ट्रायल चल सकता है। दूसरा याद रखने का पॉइंट है, एक तो ये इसका मैक्सिम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन आता है। दूसरा ऑफ कोर्स आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में ये कवर होता है। और तीसरा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से दी गई पनिशमेंट आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में कवर नहीं होती। सो डिसमिसल और सस्पेंशन बाय एनी डिपार्टमेंट विल नॉट प्रोहिबिट कोर्ट फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग यू। आपको फिर भी प्रोसिक्यूट किया जाएगा क्योंकि वो सेम नहीं माना गया है। This is Article 20 Clause 2 and double jeopardy. Now third is self incrimination. ठीक है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन से रिलेटेड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है, उसका मैगजीन है नेमो टेनिटोर प्रोद्रे एक्यूजारे सेप्सम। ठीक है, जिसका मतलब है नो मैन इज ऑब्लाइज्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ठीक है, इसको समझने से पहले एक बार आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की लैंग्वेज को समझ लेते हैं। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बोलता है नो पर्सन, अगेन पर्सन वर्ड, यानी इफ यू आर अ सिटीजन यू आर अ नॉन सिटीजन, प्रोटेक्शन दोनों को मिलेगी। अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस
shall be compelled to be a witness against himself. ठीक है, यानी कि अक्यूज की बात हो रही है. अब इसको समझते हैं. मान लीजिए ए है, उसको अक्यूज किया गया है ऑफ मर्डरिंग बी. उसके ऊपर ये इल्जाम है, उसको अक्यूज किया गया है कि आपने बी का मर्डर किया है, और उसको बुलाया पुलिस स्टेशन में और कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. तो अगर मान लीजिए उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आपने बी का मर्डर किया है, अगर वो इसका जो जवाब होगा वो सेल्फ इंक्रिमिनेटरी हो सकता है, तो उनको फोर्स नहीं किया जा सकता. जो वर्ड यूज किया गया है वो है कंपेल्ड. कंपेल्ड का मतलब है फोर्स, इनवॉलंटरी. किसी ऐसी तरीके का इस्तेमाल करके उनसे इंफॉर्मेशन नहीं एक्सट्रैक्ट की जा सकती. सो उनको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आपको ये जवाब देना ही देना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो वो अपने ही खिलाफ विटनेस बन गए. सो नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. तो कंपेल, कंपल्शन वर्ड का इस्तेमाल किया गया. कंपेल मतलब फोर्स. तो फोर्स नहीं किया जा सकता. अगर वो वॉलंटरी तरीके से अपनी मर्जी से कुछ बताते हैं, और उसके भी जो प्रोसीजर्स हैं वो आपके सीआरपीसी में दिए हुए हैं, उस तरीके से अगर वो अपनी को इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई कन्फेशन करते हैं, तो वो एप्लीकेबल जरूर होता है, मगर आप उनको कंपेल नहीं कर सकते. यू कैन नॉट कंपेल अ पर्सन टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. आर्टिकल 20 क्लॉज 3 आपको प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, जो प्रोटेक्शन दी गई है वो इसमें दी है. तो अगर मान लीजिए अगर कोई ऐसा करता है, आपको पुलिस स्टेशन बुलाया और आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जिनका आंसर आप ही के खिलाफ यूज हो सकता है, तो आप मना कर सकते हो, क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 आपको प्रोटेक्ट करता है. तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब यही है कि खुद को क्रिमिनलाइज करने का जो लॉ है वो आपको प्रोटेक्ट करता है. आपको कंपेल नहीं किया जा सकता, फोर्स नहीं किया जा सकता ऐसी इंफॉर्मेशन देने के लिए. ठीक है, और जो प्रोटेक्शन है वो ओरल एविडेंस पर भी लगेगी और डॉक्यूमेंट्री. यानी आप, अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सेल्फ इंक्रिमिनेटरी हो सकता है, आपके खिलाफ ही यूज किया जा सकता है, आप उसको मना कर सकते हो. ठीक है, सो ये दोनों पे एप्लीकेबल होता है. ठीक है, मगर ये कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे नहीं लगेगा, अगर थंब इम्प्रेशंस पे नहीं लगेगा, स्पेसिमेन, सिग्नेचर, ब्लड सैंपल्स इन पे नहीं लगेगा. मान लीजिए हाइपोथेटिकली सेम सिचुएशन है, यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, आपने मना कर दिया कि क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके लिए सेल्फ इंक्रिमिनेटरी हो सकते हैं, मगर पुलिस ने आपका थंब इम्प्रेशन मांगा है, फिंगरप्रिंट्स मांगे आपके. अब आप ये नहीं कह सकते हो कि ये जो थंब इम्प्रेशंस हैं ये मेरे खिलाफ यूज हो सकते हैं और मैं थंब इम्प्रेशन नहीं दूंगा, आप मुझे जबरदस्ती नहीं कर सकते. यू कैन नॉट कंपेल मी टू डू दैट, क्योंकि थंब इम्प्रेशंस, ब्लड सैंपल्स और जो ऐसे स्पेसिमेंस होते हैं, इनके ऊपर आपको आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की प्रोटेक्शन नहीं मिलती. ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं इसके, एक नंदिनी सतपथी है और दूसरा स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओगाड है. इनको समझते हैं इंडिविजुअली. नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल डानी के केस में क्या हुआ था, यहाँ पे अक्यूज्ड को बुलाया, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, और अक्यूज्ड को बुला के देयर वाज सेट ऑफ क्वेश्चंस जो उनसे पूछे गए, और जो अक्यूज्ड था उन्होंने मना कर दिया कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सेल्फ इंक्रिमिनेटरी हैं और मैं इनमें से किसी चीज का आंसर नहीं दूंगा. इस रिफ्यूजल की वजह से सेक्शन 179 ऑफ इंडियन पीनल कोड के अंदर उनके ऊपर प्रोसीडिंग्स चालू कर दी. सेक्शन 179 कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको आंसर देना पड़ेगा. फिर उन्होंने इसीलिए सुप्रीम कोर्ट गए अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 और बोला कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 प्रोटेक्शन देता है. तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां हेल्ड किया कि यस, क्योंकि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो एंड ड्यूरिंग ट्रायल ऑल्सो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 दोनों टाइम एप्लीकेबल होता है. तो अक्यूज्ड को फोर्स नहीं किया जा सकता, कंपेल नहीं किया जा सकता टू गिव एनी इंफॉर्मेशन व्हिच कैन बी सेल्फ इंक्रिमिनेटरी, उन्हीं के खिलाफ यूज हो सकती है. तो ऐसी इंफॉर्मेशन देने के लिए उनको फोर्स नहीं करेंगे. सो ये केस है नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल डानी. जो दूसरा केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओगाड, इस केस में उनको थंब इम्प्रेशन देने के लिए बोला गया था, और उन्होंने ये बोला कि थंब इम्प्रेशन अगर मैं दूंगा तो ये मेरे ही खिलाफ यूज हो सकता है एंड हेंस इट इज वायलेटिंग माय राइट अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नो, इन केस ऑफ थंब इम्प्रेशंस, ब्लड स्पेसिमेंस और सिग्नेचर्स, इन सब में आर्टिकल 20 क्लॉज 3 प्रोटेक्ट नहीं करता. ठीक है,
आर्टिकल 20 क्लॉज 3 सिर्फ ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में प्रोटेक्ट करता है, वहां पे आपको कंपेल नहीं किया जा सकता, लेकिन थंब इंप्रेशन ऑफ ब्लड स्पेसिमेंस और सिग्नेचर्स, यहाँ पे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की प्रोटेक्शन नहीं मिलती. सो दिस इज व्हाट हेल्ड इन स्टेट ऑफ बॉम्बे से काठी कालू उगाड़. आर्टिकल 20 जो है हमने अभी देखा 3 तरीके के पॉइंट्स को कवर करता है, एक्सपोज फैक्टो लॉस, डबल जेपडी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन. सेल्फ इंक्रिमिनेशन में एक और पॉइंट है जो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि एविडेंस एक्ट जो है आपका, उसके जो सेक्शंस हैं 25, 26 और 27, वो कन्फेशन को प्रोहिबिट करते हैं. 25 कहता है कि पुलिस ऑफिसर को दिया गया कोई भी कन्फेशन कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा. ठीक है, यानी कि अगर ए है वो अक्यूज्ड है मर्डर के लिए, ठीक है, बी के मर्डर के लिए वो अक्यूज्ड है, और उसने पुलिस ऑफिसर को कन्फेस कर लिया कि भाई हाँ मैंने मर्डर किया है, तो उसका जो ये स्टेटमेंट है इसकी कोर्ट में इसको एडमिट नहीं किया जा सकता, इसको एविडेंस की तरह यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा है, ये सेल्फ इंक्रिमिनेटरी है. ठीक है, और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इसको प्रोटेक्ट करता है, और आर्टिकल सेक्शन 25 एविडेंस एक्ट भी इसको इनएडमिसिबल डिक्लेयर करता है. सेक्शन 26 एविडेंस एक्ट का पुलिस कस्टडी में दिया गया कोई भी कन्फेशन उसको इनएडमिसिबल कहता है. तो यानी कि अगर आपने पुलिस कस्टडी में कोई कन्फेशन दिया है, आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिससे आपको उस ऑफेंस के लिए अक्यूज्ड है या फिर आपको माना जा सकता है कि आप ही ने किया है, तो उस तरीके का जो स्टेटमेंट होगा वो भी इनएडमिसिबल होगा, क्योंकि वो भी सेल्फ इंक्रिमिनेटरी है और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 प्रोटेक्ट कर रहा है. 27 सेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है. सेक्शन 27 बोलता है कि अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन दी और उस इंफॉर्मेशन की वजह से कोई ऑब्जेक्ट डिस्कवर हो गया, ठीक है, तो सिर्फ डिस्कवरी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी एडमिसिबल. समझते हैं इसको एग्जांपल से. मान लीजिए ए है, उसको मर्डर के लिए अक्यूज किया गया है, बी के मर्डर के लिए उसको अक्यूज किया, उसने पुलिस को ये इंफॉर्मेशन दी, उसने बोला हाँ मैंने बी का मर्डर किया और मैंने जो गन थी जिससे मर्डर किया है उसको गली नंबर 20 में छुपा रखा है. उसने ये स्टेटमेंट पुलिस को दिया, पुलिस गली नंबर 20 गई और उसको वहां पे गन मिल गई. ठीक है, तो ये जो डिस्कवरी ऑफ ऑब्जेक्ट है सिर्फ इतना, यानी कि जो डिस्कवर किया है उतना ही एडमिसिबल होगा. जो उसने पहले ये लाइन बोली कि हाँ मैंने बी का मर्डर किया, वो इनएडमिसिबल हो जाएगा, क्योंकि वो जो कन्फेशन है वो 25 में आ जाएगा. बट अगर किसी ऐसे स्टेटमेंट की वजह से कोई ऑब्जेक्ट डिस्कवर हो जाता है, सो डिस्कवरी ऑफ ऑब्जेक्ट को ही हम एडमिसिबल करेंगे, बाकी सारा का सारा इनएडमिसिबल हो जाएगा, सेल्फ इंक्रिमिनेशन माना जाएगा और इनएडमिसिबल डिक्लेयर हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन. आपको प्रोटेक्शन मिलती है अंडर आर्टिकल क्लॉज 3. ये तीनों आर्टिकल्स के जो तीनों ये जो आर्टिकल है इसके तीनों क्लॉजेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑब्जेक्टिव पेपर भी आता है इससे और सब्जेक्टिव भी आता है. ऑब्जेक्टिव के लिए आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि किस क्लॉज में क्या चीज मेंशन है. ठीक है, सबसे पहले वाला जो क्लॉज है उसमें एक्सपोज फैक्टो लॉज मेंशन है, सेकंड में डबल जेपडी मेंशन है और थर्ड में सेल्फ इंक्रिमिनेशन मेंशन है. एक्सपोज्ड फैक्टो लॉज ऑफेंसेस और पेनल्टीज दोनों को कवर करता है और बोलता है कि जो क्रिमिनल लॉ है वो रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल नहीं होती. डबल जेपडी बोलता है कि सेम ऑफेंस के लिए आप किसी को 2 बार पनिशमेंट नहीं दे सकते हो. और सेल्फ इंक्रिमिनेशन है कि अगर कोई पर्सन अक्यूज्ड है ऑफ एन ऑफेंस तो आप उसको कंपेल नहीं कर सकते हो टू गिव एनी इंफॉर्मेशन. अगर वो वॉलंटरली कोई कन्फेशन करना चाहता है तो वो कर सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी, लेकिन आप कंपेल नहीं कर सकते. कंपेल मतलब फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, फिजिकल भी हो सकता है मेंटल भी हो सकता है. इस तरीके के किसी फोर्स थ्रेट का इस्तेमाल करके आप किसी से कोई भी कन्फेशन नहीं ले सकते, कोई स्टेटमेंट्स नहीं बुलवा सकते हो which will make that person a witness against himself. वो अलाउड नहीं है. ठीक है, so this is article 20 which is also your fundamental right and it's a very important article. Just read it well and learn all the provisions.
Thank you so much for watching, and if you liked the video, then please subscribe to our channel. Thank you.